नमस्कार। आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे इस खास शो आरएनए में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव पालीवाल। हमारे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के बारे में तो आप जरूर जानते हो। जी, क्या कहा? जानते हैं? महामहिम राष्ट्रपति का पद। बिल्कुल ठीक। जुलाई 2022 में 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने हैं और इसके लिए केंद्र में सत्ता जमाए बीजेपी और विपक्षी दल अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जो लामबंदी कर रहे हैं उसकी बात तो हम आरएनए में करेंगे ही। साथ ही आपको राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के बारे में भी कुछ डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। और जब डिटेल की बात हो ही रही है तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर करता चलो। महामहिम राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं। जानते हैं क्यों? अगर आप ये सोच रहे हैं कि शुरू से तो शायद ऐसा नहीं होता था, क्योंकि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने थे, तो आपका सोचना यहां भी बिल्कुल सही है। दरअसल 1977 में 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का असमय इंतकाल हो गया और वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी की जीत हुई और उन्होंने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। तब से हर राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा किया है और भारत में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहा है। राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल पूरा होते ही 25 जुलाई को अगले राष्ट्रपति को शपथ दिला दी जाती है। ऐसा ही कुछ और दिलचस्प बातें हम इस टॉपिक पर विस्तार से करेंगे अपने आरएनए के इस शो में। लेकिन एक हल्का सा ब्रेक आप ले लीजिए, पानी का सिप ले लीजिए, लेकिन प्लीज चाय मत पीजिए। ऐसी हमारी आप सभी से गुजारिश। और हाँ सुनिए, जितनी एक्स्ट्रा लाइट्स जल रही हैं ना घर में, उनको भी बंद कर दीजिए। मतलब बिजली का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। और सुनिए, आपके ऑफिस जाने का भी एक दिन कम किया जा रहा है ताकि तेल और बिजली का कम इस्तेमाल हो। आपके फायदे के लिए ही बोल रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं देखे क्या आपने? 200 के पार चले गए हैं। क्या हुआ? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? ये सही है साहब। पाकिस्तान के योजना और विकास मंत्री एहसान इकबाल ने लोगों से अपील की है कि चाय की खपत कम कर दें, जिससे पाकिस्तानी सरकार को इंपोर्ट खर्च कम करने में मदद मिलेगी। वहीं पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि सरकार अब पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी झेलने की स्थिति में नहीं है। तो आप जानते हैं अब पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम क्या हो गए हैं। 225 पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा पेट्रोल और 250 पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा में डीजल बिक रहा है। ऐसे में वहां क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं। पाकिस्तानी क्यों, श्रीलंका की हालत तो किसी से छिपी नहीं है। वहां तो बेतहाशा महंगाई के कारण प्रदर्शन हुए, तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई, मौतें हुई, जिसमें मिनिस्टर भी मारे गए। राजपक्षे सरकार पर आरोप लगे, सरकार बदली। पाकिस्तान में भी इमरान सरकार पर महंगाई बढ़ाने और देश को बेहाल करने का आरोप लगाकर शहबाज शरीफ ने उन्हें सत्ता से हटा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बदल गए, लेकिन हालात नहीं बदले। हमारे कुछ और पड़ोसी देशों के हालात कुछ ऐसे ही होते होते रह गए। लेकिन हमें अपने देश पर भी नजर डालनी होगी। यहाँ भी आम जरूरतों के सामानों के दाम काफी बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम भी नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहे और शतक के साथ आंख मिचौली खेलते रहते हैं। इन बेसिक चीजों का असर हमारी आपकी जेबों पर पड़ता है, हमारे घर की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। चूंकि हम आरएनए में आपके हमारे सरोकार की खबरों की बात करते हैं तो इन सब बातों पर भी विस्तार से चर्चा होगी, क्योंकि कोरोना के कारण जो हाल पूरी दुनिया का है और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध ने जो रही सही कसर वैश्विक स्तर पर कर दी है, वो सारी सिचुएशन को बहुत अलार्मिंग बना रही है। दुनिया की 2-4 करेंसी को छोड़कर सभी का हाल बहुत बुरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वर्ल्ड लेवल पर रिसेशन की तरफ जा रहे हैं? आर्थिक मंदी अगर दुनिया पर छाई तो हालात बहुत बुरे हो सकते हैं। हम यही चाहेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन ये हालात क्यों हो रहे हैं या हो सकते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे आरएनए में। आरएनए मतलब रियल न्यूज एनालिसिस। हम फेक न्यूज नहीं दिखाते, उससे रखते हैं दूरी और बताते हैं आपको बातें जरूरी, वो भी पूरे विश्लेषण के साथ। तो रहिए हमारे साथ और जानिए अपने सरोकार वाली खबरों को विस्तार से। महामहिम रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने के साथ ही 15 जून को नॉमिनेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया। 29 जून तक नामांकन भरे जा सकेंगे, जिनकी जांच 30 जून को होगी और नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 2 जुलाई है। वोटिंग 18 जुलाई को होनी है, काउंटिंग
21 जुलाई को होगी और उसी दिन रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। और जैसा कि हम बता ही चुके हैं, नए राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण होगा 25 जुलाई को। लेकिन मुद्दा यह है कि नया राष्ट्रपति होगा कौन से पक्ष का, यानी सत्ता पक्ष का या विपक्ष का। राष्ट्रपति चुनाव के लिए दोनों तरफ से सियासी दांवपेच और उम्मीदवार के लिए सपोर्ट जुटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। वैसे बीजेपी का पलड़ा कभी भारी दिखाई पड़ता है, क्योंकि विपक्ष की हालत ऐसी है कि वो बिखरा बिखरा नजर आता है। कभी कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ना चाहता, तो कभी किसी की साइकिल के करियर पर बैठकर रास्ता तय करना मंजूर नहीं होता। कुछ को हाथी की हठी चाल मंजूर नहीं, तो कभी किसी नेता की अक्खड़ नीति, कभी कोई एकला चलो रे की नीति वाली दीदी अगर कोई विपक्षी पार्टी की मीटिंग बुलाती भी हैं, तो उसमें कई पार्टियां आती ही नहीं। फिर कोई पावरफुल नेता ये कहता सुनाई पड़ता है कि वो मीटिंग बुलाएंगे तो शायद ज्यादा लोग आएंगे। लेकिन इस अगर मगर और ठीक से हाथ ना मिला पाने के कारण वो लोग सत्ता में बैठी बीजेपी को ठीक से चुनौती नहीं दे पाते। और ये जो हाल मैंने आपको सुनाया है, ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के एकजुट होने की कोशिशों का ही है। लेकिन फिलहाल बीजेपी के हाल भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है। हाँ, इतना है कि उनका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए राष्ट्रपति चुनाव के लिए बहुमत के करीब जरूर है। एनडीए और यूपीए दोनों के लिए ही छोटे क्षेत्रीय दलों की भूमिका अहम हो जाती है और दोनों तरफ से उन्हीं को मनाने या घेरने की मशक्कत जारी है। ऐसे में जगनमोहन रेड्डी, नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल और केसीआर यानी केत चंद्रशेखर राव की भूमिका अहम हो जाती है। इनके बिना यूपीए और एनडीए की अपना राष्ट्रपति बनवा पाने की राह आसान नहीं दिखती। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को अपने राज्य की जनता से ही ज्यादा प्यार दिखाई देता है और वो उनकी सेवा में लगे रहते हैं। उनकी पार्टी बीजू जनता दल केंद्र सरकार के लेवल पर आखिरी बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शामिल हुई थी। इसके बाद से बीजेडी को केंद्र में किसी सरकार ने नहीं लुभाया। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में 2012 में एनडीए के उम्मीदवार पीए संगमा और 2017 में रामनाथ कोविंद का पूरा समर्थन नवीन पटनायक ने किया था। तो बीजेपी और एनडीए को फिर से उनका साथ मिल सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। एनडीए के कई बड़े नेता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के साथ बातचीत कर रहे हैं और यहां भी बस उम्मीद वाली बात ही है कि एनडीए को रेड्डी का समर्थन शायद मिल जाए, क्योंकि रेड्डी ने तो सपोर्ट की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक की नहीं है। उधर तेलंगाना में जिस तरह बीजेपी अपनी पैठ बनाने के लिए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर आक्रामक हो रही है, उससे लगता नहीं कि केसीआर का सपोर्ट एनडीए के पाले में जाएगा। और रही बात केजरीवाल की, तो उनके साथ बीजेपी के रिलेशन तो जग जाहिर है। उसमें हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। पीएम मोदी के आपदा में अवसर को भुनाने का अवसर तो विपक्ष के पास भी है, लेकिन लगता है कि उनके लिए अभी अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बैठकें करने की कोशिश की गई, उनमें टीआरएस, आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस जैसे दल फिलहाल शामिल नहीं हुए हैं और ये विपक्ष के लिए जरूर एक झटका है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में ये दल मान जाते हैं और विपक्ष कोई साझा उम्मीदवार उतारने में कामयाब हो जाता है, तब तो एनडीए के लिए वो परेशानी का सबब हो सकता है। कौन उम्मीदवार होगा, ये तो जून के अंत तक पता चल ही जाएगा और नया राष्ट्रपति जुलाई में चुन लिया जाएगा। लेकिन आइए राष्ट्रपति चुनाव के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यता: भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए, इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन करने वाले होने चाहिए। लोगों के मन में सवाल होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव आखिर कैसे होते हैं, दूसरे देशों की तरह या हमारे देश के लोकसभा चुनाव की तरह? तो आइए आपको बताते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया: राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और इसके अलावा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य विधान परिषद के सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य नहीं होते। लोकसभा और राज्यसभा के नामांकित सदस्य भी इसके सदस्य नहीं होते। लोकसभा और राज्यसभा के मत का मूल्य एक होता है। विधानसभा सदस्यों के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है। सामान्य तौर पर जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट पाता है वो अपनी सीट पर विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में हार या जीत वोटों की संख्या से नहीं, बल्कि वोटों की वैल्यू से तय होती है।
राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार को सांसदों और विधायकों के वोटों का कुल मूल्य का आधे से ज्यादा हिस्सा हासिल करना होता है। मौजूदा समय में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक या इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के वोटों का वेटेज 10,98,903 है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के वोट का मूल्य 6,264 है, जो फिलहाल निलंबित है। इसे घटाने के बाद राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए कम से कम 5,46,320 वोट मूल्य की जरूरत होगी। बीजेपी इस आंकड़े के नजदीक दिखाई देती है, लेकिन जैसा हमने आपको पहले बताया कि अगर विपक्ष एकजुट हो पाया और नंबर गेम में बाजी मार गया तो एनडीए को पटखनी भी दे सकता है। जो भी हो, अगले महीने तस्वीर साफ हो ही जाएगी।